छत्तीसगढ़ की बात बलौदा बाजार से दूसरे पैनल की हम शुरुआत कर रहे हैं और ये पैनल बड़ा खास है। ये पैनल ऐसा है जिसमें एक समाज में रहकर राजनीति के माध्यम से सियासत के माध्यम से समाज का भला करती हैं और दूसरी वो हैं जो लोगों का परिवार पूरा करने में, उनकी इच्छाएं पूरा करने में, औलाद की चाहत पूरा करने में उनकी मदद करती हैं। और वो वरदान जो ऊपर वाला देता है उसके साथ कैसे घर में किलकारियां गूंजें, इसके लिए हमारे साथ मैम हैं। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल शारदा मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना लंबा अनुभव, 4 दशक का अनुभव, बलौदा बाजार तब का जब आपने शुरुआत की और बलौदा बाजार भाटापारा आज का, कितना बदलाव देखते हैं आप और इस बदलाव से खुश हैं? पहले तो मैं जी छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद कि मुझे इस मंच में अवसर दिया है। और मैं 40 वर्ष से बलौदा बाजार में रह रही हूँ और मैंने पहले का बलौदा बाजार, आज के बलौदा बाजार में काफ़ी अंतर महसूस किया है। उस समय जब जंगल हुआ करता था, जब मैं बलौदा बाजार आई थी शादी होकर 81 में, तब वहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं थी। मेरे आने के बाद मैंने देखा यहाँ बहुत अवसर है, यहाँ पे अच्छा दिखा सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो मैं जब 81 में यहाँ आई तो देखा कि महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं है। तो मैंने यहाँ पे उनको सबसे पहले उनको संबल बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया। यहाँ पे सेंटर खोले हमने, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कुकिंग, आइसक्रीम, शरबत, पार्लर, बड़ी, मुरब्बा जैसे रोजगारों से महिलाओं को सशक्त बनाया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो मुझे जन सेवा का जज्बा तो मेरा मतलब बहुत पहले से ही था। कॉलेज के समय से ही मैं जन सेवा में अपना बहुत रुचि रखती थी। तो महिलाओं ने यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेकर अपना स्वयं का रोजगार खोला, तो मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि हुई। और अभी आप देखेंगे कि बलौदा बाजार में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, चाहे वो पार्लर हो या सिलाई कढ़ाई या अन्य रोजगार हो, उसमें मेरी अहम भूमिका है और मुझे इस बात का बहुत खुशी भी है। महिलाएं सशक्त हो रही हैं और महिलाओं के लिए तालियां होनी चाहिए, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जिस समाज की कल्पना हम करते हैं उसको मैम साकार कर रही हैं महिलाओं को सशक्त बना के। चांदी मैम, मैं आपकी ओर आना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी सबसे पहले क्या है, क्या कुछ उसके परिणाम हो सकते हैं, ये तमाम विषयों पर मैं आपसे जानकारी चाहूँगी। जी, इनफर्टिलिटी जो है आजकल बहुत कॉमन देखा जा रहा है। हमें तो पहले तो पता ही नहीं है कि इनफर्टिलिटी बोलना किसे है। जब भी कोई कपल 1 साल तक आपस में रहते हैं, उसके बाद भी ट्राई करने के बाद भी उन्हें कोई इशू नहीं होता है, मतलब कंसेप्शन पॉजिटिव नहीं आता है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इनफर्टिलिटी अगर देखा जाए तो 2 तरीके से होता है, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नाम से ही स्पष्ट है, प्राइमरी की जिसका एक बार भी बच्चा ना हुआ हो, हस्बैंड वाइफ आपस में रह रहे हैं बट एक बार भी बच्चा उनका नहीं हुआ हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हम उन्हें कहते हैं कि कभी किसी पॉजिटिव रिजल्ट के बाद में उनका फेलियर हो गया हो, या तो वो अबॉर्शन में कन्वर्ट हो गया हो, या तो उनका बच्चा जो है वो उतना विकसित नहीं हो पाया हो कि डिलीवरी तक पहुंच पाए, तो उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के संदर्भ में लेते हैं। इनफर्टिलिटी अभी देखा जाए तो बहुत ही 10 में से अगर हर एक महिला पुरुष जो है वो इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में फॉल होते हैं। मतलब इतना कॉमन होता जा रहा है, आज देख के ऐसा लगता नहीं है जैसे पहले लोग बच्चे के पीछे नहीं भागते थे, लेकिन अब ऐसे दुनिया आ गई है कि बच्चे होने के लिए लोगों को सपने देखने पड़ते हैं। इसीलिए बस पहले 5-6 बच्चे होते थे, माता पिता भागते रहते थे, पकड़ते रहते थे। अब तो इतना मुश्किल हो गया है, सोच के भी लगता है कि अरे जल्दी से कंसेप्शन प्लान कर लेना चाहिए, पता नहीं क्या होगा, कंसेप्शन होगा या नहीं होगा। दैट इज वेरी बिग इशू। दैट इज वाई इनफर्टिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि पहले हमको पता होना चाहिए कि क्या चीज इनफर्टिलिटी है, कब हमें उसके लिए इन्वेस्टिगेट कराना है, और इस क्षेत्र की ओर जागरूकता थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। शारदा जी, मैं आपकी ओर आना चाहूँगी क्योंकि आपको नारी शक्ति सम्मान भी प्राप्त हुआ है राज्यपाल से।
जाहिर तौर पर नारी के सशक्तिकरण में आप किस तरह से योगदान दे रही हैं वो तो है ही, लेकिन आगे क्या कुछ भविष्य की योजनाएं होंगी और किन चुनौतियों का सबसे पहले आपको सामना करना पड़ा है इसके लिए? चुनौतियां तो हर जगह होती हैं। अगर हम उन चुनौतियों पे ध्यान देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ, चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। मैं जब यहाँ आई तब देखा, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी अपना, कि मैं झांसी से हूँ और मेरे जो फादर हैं वो एसडीओ थे और मेरे हस्बैंड भी एजुकेशन में एसडीओ झांसी से हैं तो संघर्षों से आगे बढ़कर कामयाबी तो होनी ही थी। तो छत्तीसगढ़ में जब मुझे भाषा भी नहीं समझ में आती थी और यहाँ का जो माहौल है बड़ा अलग सा था, उस वक्त मुझे अपने आप को आगे लाना था और अपनी पहचान बनानी थी। तो मैंने उसके लिए महिलाओं को बुलाकर परिचय करके उनसे बोला कि आप सब लोग है ना निःशुल्क मुझसे सीखिए, क्योंकि मैं अपने आप को देखना चाहती थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। नौकरी तो मेरे ससुराल वालों ने उस समय करने नहीं दी, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। तो मैंने महिलाओं को बुलाकर और फिर उनको सिखाया, ट्रेनिंग दी, तो मुझे आत्मनिर्भर बनाया, मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन मुझे था कि मैं पढ़ाई में और करूं। मैंने एमए किया है विक्टर यूनिवर्सिटी उज्जैन से। उसके बाद मुझे और पढ़ने की चाह थी, वहाँ से मैंने संगीत में भी एमए किया। फिर मुझे लगा कि मैं वकालत कर सकती हूँ और इसमें मुझे बहुत अच्छी रुचि थी, तो मैंने यहाँ एलएलबी किया। फिर वकालत इसमें आई तो महिलाओं को कानूनी जानकारियाँ दी, उन्हें समझाया कि आप हर समस्या से निजात पा सकती हैं। आपको सजग होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, आपको जानने होंगे कि आपके अधिकार क्या हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। तो मैंने जाके गांव-गांव में शिविर लगाया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें समझाया। आज भी मैं उन महिलाओं की मदद करती हूँ जिन्हें आवश्यकता होती है, जो सक्षम नहीं है, उनको मैं निःशुल्क सलाह देती हूँ और उनकी हर स्तर पर मदद करती हूँ। जो भी मुझसे बनता है मैं उन्हें अवश्य मार्गदर्शन देती हूँ और सहयोग भी करती हूँ। डॉक्टर चांदनी मैम, शहरी क्षेत्रों में तो महिलाएं फिर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं। अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर के पास चली भी जाती हैं। ग्रामीण महिलाएं कई बार इसे नियति मान लेती हैं, कई बार इसे किस्मत मान लेती हैं। और एक छोटा सा टर्म है पीसीओडी, आई थिंक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पीसीओडी है, उसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उसे ही वो सोच लेती हैं कि ये इनफर्टिलिटी है और ये परमानेंट है, जबकि शायद इसका इलाज है। पीसीओडी इतना कॉमन है आजकल, क्यों है, इसका इलाज क्या है और कंसीव करने में कैसे दिक्कत होती है? आजकल आम भाषा में अगर 10 महिलाओं को देखा जाए तो 10 में से 1 महिलाओं को ये पीसीओडी, सही कहूँ तो पीसीओएस बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक साइन और सिम्टम नहीं होते, ये मल्टीपल है। किसी को किसी तरीके का सिम्टम आएगा, किसी को किसी तरीके का प्रेजेंटेशन आएगा। ये इतना कॉमन होते जा रहा है, कहूँ तो लाइफस्टाइल जो है हमारा इस तरीके से चेंज हो गया है, हैबिट जो है इतने चेंज हो गए हैं, उसकी वजह से ये बहुत कॉमन है। यंग गर्ल्स में देखा जाए बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, पीरियड जो है अनियमित होने लगते हैं, नियमितता जो है वो मिट जाती है। पीरियड जो है नियमित नहीं आएंगे तो कंसेप्शन का टाइम जो है वो कैसे पता कर पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। इनफर्टिलिटी से अगर कंसर्न करें तो पीसीओएस इस वजह से बहुत रिलेटेड है। दूसरा तो इसमें वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। वेट गेन अगर किसी का भी होता है तो किसी भी तरीके से वेट गेन होने से फर्टिलिटी जो है वो हैम्पर होता ही है, चाहे वो पीसीओएस की वजह से हो या किसी और वजह से हो। अगर वेट ज़्यादा है किसी नॉर्मल फीमेल का, जिसका एवरेज होना चाहिए बीएमआई, उसके थ्रू में अगर जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो पीसीओएस बहुत कॉमन है, लेकिन इतनी डरने वाली बात नहीं है। लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारी यंग लड़कियां आती है हमारे पास, एक रिपोर्ट लेके बोलती है मैडम मुझे तो पीसीओएस हो गया है, क्या करें। इतना डरी हुई होती हैं, इतने डर जाए होते हैं बहुत तरीके से, कहीं पे गाइडेंस अच्छा नहीं मिलता है या कुछ भी बोले, बट ऐसे डरने की बात नहीं है। इस मंच के माध्यम से मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि पीसीओएस इतने डरने वाली बात नहीं है, उसमें कंट्रोल किया जा सकता है, फर्टिलिटी भी अचीव किया जा सकता है। बस थोड़ी सी सही गाइडेंस की ज़रूरत है और डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, अपने मर्जी से कुछ ना करें। और अगर इसका इलाज तो बताइए मैम। इलाज इसका बहुत सारा है। लाइफस्टाइल जो है हम जो कर सकते हैं घर में बैठ के, दैट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में हम ये है कि एक्सरसाइज डेली कर सकते हैं, थोड़ा सा जंक फूड जो है वो कम अगर खाएं तो अच्छा है,
ऑयली फूड अगर कम खाएं तो वो अच्छा है ना। और थोड़ा सा वेट लॉस के लिए जो भी प्रोसीजर हम कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग हो गया, ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल देखा जाता है। अगर हम देखें तो अगर इस चेंजेस के लिए अगर कोई फीमेल जो है ध्यान देती हैं तो 10 में से जो मैंने बोला है कि 1 हो जाता है, तो वो रेशियो जस्ट डबल हो जाएगा, 20:1 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा पीसीओएस का रेट जो है। शारदा मैम, मैं आपकी ओर आना चाहूँगी क्योंकि ये जो पैनल है ये भी खास है, एक चिकित्सा क्षेत्र से हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, नेत्री हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए महिलाओं के ध्यान देना अब बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि देखिए उत्थान के लिए तो हमने काम कर लिया, उनको रोजगार दे दिया, महिलाएं स्वस्थ रहें इसके लिए कोई भविष्य में योजनाएं हैं क्या? स्वास्थ्य के बारे में तो हमारी मैडम जी बता सकती हैं ज़्यादा, क्योंकि मैं तो एक एडवोकेट हूँ और स्वास्थ्य के माइक जरा सा ऊपर कर लेंगे तो हाँ अब ठीक है, बोलिए मैम। आपकी आवाज़ दमदार है, झांसी की आवाज़ पहुंचनी चाहिए दूर दूर तक। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारियां हैं वो हमारी साथी बहन दे रही हैं। मेरे से सिर्फ मैं एडवोकेट हूँ, वही जानकारी दे सकती हूँ, रोजगार वाली जानकारी दे सकती हूँ। एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, शारदा मैम, करीब 4 दशक का वक्त हो गया आपको राजनीति में, इतना वक्त हो गया, कोई पद क्यों नहीं लिया आपने? क्यों नहीं? चेहरा कई बार दिखाना होता है, आगे बढ़ना होता है, चीज़ों को लीड करना होता है, तो क्यों नहीं वो चीज़ें हुई? एक्चुअली मैं समाज सेवा में विश्वास रखती हूँ, मैं लालसा नहीं रखती किसी पद की, मुझे पद मिले या ना मिले, मेरा अंतर्मन, मेरी रुचि सिर्फ समाज सेवा में है और मुझे एक आनंद की अनुभूति जो सेवा में मिलती है वो आपके किसी पद में नहीं मिलती। तो मैंने कभी किसी भी ने चाह नहीं कि मुझे कोई पद मिले, मैं अपना काम निरंतर करते रहूंगी और एक आनंद की अनुभूति जो होती है सेवा से वो मैं अपना प्राप्त करते रहूंगी। तो पार्टी अगर कहीं से मौका दे, कोई जिम्मेदारी दे, कोई बड़ी जिम्मेदारी दे, तो वो आनंद की अनुभूति तब भी होगी, तब तो और शक्तियां होंगी हाथ में और बेहतर काम कर पाएंगे। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगी और चहुमुखी विकास के लिए प्रयास करूंगी, जनता के अनुरूप खरी उतरूंगी, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करूंगी और प्रयास करूंगी कि जनता के लिए अधिक से अधिक काम कर सकूं। एक मेरे में जो जज्बा है सेवा का, उसे मैं पूरा करूंगी। एक भ्रांति है समाज में कि यदि आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो उसके लिए महिला ही जिम्मेदार है। मैंने भ्रांति कहा इसीलिए। किस हद तक ये अनुपात रहता है मैम? क्योंकि जहाँ तक जानकारी है मेल्स के लिए स्पर्म काउंट, इरेक्शन और वो बाकी चीज़ उधर रहती हैं और फीमेल्स में ओवम और वो फेलोपियन ट्यूब, सब पीसीओएस, जो ये चीज़ें हैं, क्या अनुपात रहता है कि कितना पुरुष जिम्मेदार है और कितनी महिलाएं? जी बिल्कुल, आपने जो कहा भ्रांति है, मैं अभी तक भी देखते आ रही हूँ। कोई कपल है, बेबी होने के लिए कपल रिस्पॉन्सिबल है, ना तो सिंगल मेल ना तो सिंगल फीमेल, एज अ कपल। और मैं अगर किसी को देखती हूँ तो एज अ कपल ही ट्रीट करती हूँ। 30% अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पे 30% फीमेल फैक्टर जो होता है महिलाओं की वजह से, 30% इक्वल साझेदारी लेता है मेल, इक्वल काउंट है उसका 30% फर्टिलिटी को लेने में। अगर कुछ भी चांस हो कि 30% उनमें कुछ गड़बड़ है तो फर्टिलिटी सीधे से ड्रॉप हो जाएगी। और दोनों को अगर लेते कंबाइंड जो होता है वो 20%, माने कि उसमें फीमेल और मेल दोनों को ही अफेक्शन है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हाँ मेल और फीमेल दोनों ठीक हैं बट हम कॉज नहीं ढूंढ पाते, तो उसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। दैट इज़ वेरी रेयर, 10% अराउंड। तो अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल इक्वल ही साझेदारी लेते हैं। शारदा मैम, क्योंकि आपने बोला महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं, नारी शक्ति सम्मान भी प्राप्त हो चुका है, लेकिन आपने अपनी सिचुएशन भी बताई, नौकरी नहीं करने मिला घर से। ऐसी महिलाएं आपके कार्यकाल के दौरान जब आपने सशक्तिकरण का ये बीड़ा उठाया था तब भी सामने आई होंगी। उन महिलाओं को, उनके परिवारों को आपने कैसे समझाया? मेरे पास जो भी महिलाएं से संपर्क में आई हैं तो उनके परिवार वालों से भी मेरी चर्चा हुई है, तो मैंने उनको समझाया इस चीज़ को कि महिलाएं संबल होंगी, मजबूत होंगी तो आपका परिवार मजबूती से आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे परिवार सब आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी है कि एक महिला को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उनको काम करने का अवसर दीजिए, सहयोग कीजिए, जितना भी सहयोग आप कर सकते हैं उनको आगे बढ़ाने में करिए, क्योंकि महिलाओं के लिए घर और बाहर दोनों जगह काम करना एक चुनौती से कम नहीं होता है। अगर वो बाहर नौकरी करती हैं या व्यवसाय करती हैं तो वो घर में थोड़ा ईमानदारी से काम नहीं कर पाती हैं, उससे परिवार वालों को तकलीफ तो होती है।
जब तक परिवार का सहयोग महिलाओं को ना मिले तो वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। दूसरी बात ये कहूँगी कि महिलाएं जैसे उन्हें रोज़गार के अवसर भी मिलते हैं और उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो उनको नुकसान होता है उसमें। उसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि सरकार को इसमें कदम उठाने चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपने लोन तो दे देते हैं उनको, और लोन के साथ साथ में जैसे वो काम भी करने के लिए सक्षम है, सब है, लेकिन अशिक्षित होती हैं, उस कार्य में सक्षमता नहीं होती, उनकी दक्षता नहीं होती कहना चाहिए। तो दक्षता नहीं होने से वजह से उनको नुकसान होता है और उस के कारण लोन जमा करने में या बैंक का जो भी कर्ज होता है उसके लिए सरकार ठीक है माफ़ कर देती है, लेकिन ये हल नहीं है। उनके लिए योजनाएं होनी चाहिए, उनकी सक्षम बनाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो किस तरह से उस काम को कर रही हैं, तो उसको मार्गदर्शन पूरा मिले, उसमें योजनाएं मिले। और दूसरी बात, जो प्रोडक्ट होता है बनता है उसको सेलिंग नहीं हो पाती है, और सेलिंग नहीं हो पाती है तो वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती हैं, उसके कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत धन्यवाद है शारदा मैम, चांदनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए। मैं चाहूँगा एक जोरदार ताली हो जाए इस पैनल के लिए। प्रेरणा प्लीज़ आप दोनों मंच पर आइए प्लीज़। तो बहुत शुक्रिया मैम। ये पैनल किस तरह से अलग था और महिलाओं को कैसे सशक्त बनाना है, आगे बढ़ाना है और उनको स्वस्थ रखना है, इन तमाम विषयों पर हमने बातचीत की है। अब मैं श्याम बिहारी शर्मा सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, सीनियर मैनेजर सेल्स हैं हमारे, चाहूँगी आएँ और हमारे दोनों ही अतिथियों को, दोनों ही पैनलिस्ट को स्मृति चिन्ह भेंट करें, उन्हें सम्मानित करें और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का प्रमाण उन तक पहुँचाएँ। तो शारदा मैम हमारे साथ थी जिन्होंने बताया कि महिलाएं किस तरह से बलौदा बाजार में आगे बढ़ रही हैं और क्या क्या संघर्ष उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने वो संघर्ष बलौदा बाजार की महिलाओं को देखने नहीं दिया और अभी फिलहाल महिलाएं कई तरह के क्षेत्रों में इन्वॉल्व हैं, काम कर रही हैं। इसी के साथ हमारे साथ चांदनी चंद्राकर मैम थी जिन्होंने फर्टिलिटी क्षेत्र में जागरूकता लाने का प्रयास किया और चिकित्सा जगत में महिलाओं की अभी फिलहाल क्या स्थिति है और उनको किस तरह से अपनी डाइट प्लान करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तमाम विषयों पर बातचीत की। बहुत शुक्रिया शारदा मैम आपका भी, चांदनी मैम आपका भी तमाम बातचीत के लिए।